बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 एरेज एंड स्ट्रिंग्स में से टू डायमेंशनल अरे के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम इसको किस तरह या टू डायमेंशनल अरे में से किसी एलिमेंट्स को या किसी वैल्यू को किस तरह एक्सेस करते हैं या किसी खास एलिमेंट्स की वैल्यू को किस तरह फिल करते हैं। यानी कि आज की जो डिस्कशन है उसका टॉपिक है एक्सेस एंड फिलिंग अ टू डायमेंशनल अरे। अब देखते हैं कि कहता क्या है कि जी हम किस तरह एक्सेस या फिल करते हैं। तो सबसे पहली बात वो कहता है कि जी एक्सेस एंड फिल अ 2D मींस टू डायमेंशनल अरे यूजिंग आइडेंटिफायर नेम एंड टू इंडाइसेस फॉर रो एंड कॉलम। यहां पर देखिए हमने पहले डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में कि जो हमारी टू डायमेंशनल अरे है उसके अंदर आइडेंटिफायर नेम के साथ दो डिफरेंट इंडाइसेस यूज किए जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट इंडेक्स आपका रो साइज के लिए होता है और सेकंड इंडेक्स आपका कॉलम साइज के लिए होता है। फिर हमने उसी लेक्चर के एंड पे एक डिस्कशन की थी जिसमें कहा था कि अगर हम किसी खास एलिमेंट की लोकेशन की बात कर रहे हो, उसकी पोजीशन की बात कर रहे हो या उसके इंडेक्स नंबर्स की बात कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल के नेम के साथ अगर उसके इंडेक्सेस रो और कॉलम का जो है वो स्पेसिफाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस वैल्यू को या किस पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। लिहाजा यहां से हमें पता चल जाता है कि हम अगर कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहे या कोई वैल्यू को फिल करना चाहे एरे के अंदर, कौन सी एरे के अंदर, टू डायमेंशनल एरे के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उस एरे का नेम चाहिए और उसके साथ रो और कॉलम दोनों के इंडेक्स नंबर्स चाहिए ताकि हम उस खास पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी खास मकसद के लिए उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, उसकी आउटपुट डिस्प्ले करनी है, जो भी काम करना है, या फिर उसको फिल करना है, उसके ऊपर अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई थी, लिहाजा हमने फिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करना है, असाइनमेंट का ऑपरेशन, के वो वैल्यू जाकर वहां पर स्टोर हो जाए। अब आगे क्या कहता है एक्सेस एंड फिल यूजिंग नेस्टेड लूप। कहता है कॉमनली हम क्या करते हैं, हम अपनी जो सी टू डायमेंशनल अरे है उसको जब वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और पूरी एरे को एक्सेस कर रहे हैं, पूरी एक्सेस जब कर रहे होते हैं एरे को, तो हम क्या करते हैं वन बाय वन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए हमें टू डिफरेंट इंडेक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप यूज करते हैं। नेस्टेड लूप के बारे में हम बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कशन कर चुके हुए हैं। क्या था, अ लूप विद इन एनदर लूप। कोई एक लूप स्ट्रक्चर जब किसी दूसरे लूप स्ट्रक्चर के अंदर आता है तो हम क्या कहते हैं कि ये आपका क्या है, नेस्टिंग होगी, यानी कि दीज आर नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप में हमने कहा था कि आउटर लूप बेसिकली किसके लिए है, रोज के लिए है, और इनर लूप आपका किसके लिए है, आपका कॉलम्स के लिए। लिहाजा यहां पर भी गौर करें, टू डायमेंशनल एरेज में जब टू इंडाइसेस को लिखा जा रहा होता है, जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रो को, और सेकंड इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉलम को। लिहाजा यहां से आपको पता चल जाएगा कि रो और कॉलम आपके नेस्टेड लूप में भी इस्तेमाल हो रहे हैं और रो और कॉलम आपके टू डायमेंशनल एरे के जोन सा है डिक्लेरेशन में, इनिशियलाइजेशन में, या उसको फिल करते हुए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे देते हुए उनके इंडेक्स नंबर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। कहते हैं हम क्या करते हैं, जनरली अगर देखा जाए तो हम एक कंप्लीट रो को एक्सेस करते हैं या एक कंप्लीट रो को फिल करते हैं, जनरली ऐसा ही है रूल। लेकिन अगर कोई कॉलम बाय कॉलम भी एक्सेस करना चाहे तो याद रखिएगा वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेशन क्या होती है कि जब आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को फिल करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पहली रो को कंप्लीट करूंगा, फिर सेकंड रो को कंप्लीट करूंगा, फिर थर्ड रो को। इसका मतलब क्या है, मैं फर्स्ट रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स फिल करता जाऊंगा, यानी कि एक रो के मल्टीपल कॉलम्स जो सी हैं मैं उन्हें क्या करता रहूंगा,
फिल करता जाऊंगा। जब फर्स्ट लाइन के फर्स्ट रो के तमाम कॉलम्स फिल हो जाएंगे तो मैं कहाँ मूव कर दूंगा, नेक्स्ट रो पे, फिर उसके कॉलम्स फिल करूंगा, जब वो कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट रो पे, और इसी तरह ये प्रोसीजर आपका क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा गौर करते हैं, यहां पर नीचे दो डिफरेंट जो सी स्मॉल सी रेड कलर में एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। पहली एग्जांपल क्या है, k of 1 3 इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है, k इज द नेम ऑफ एरे इन विच 1 and 3, इट मींस आपका क्या है, रो का इंडेक्स क्या है 1, कॉलम का इंडेक्स क्या है 3। अगर ओरिजिनली बात की जाए तो ये सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम बनता है। कहता है वहां पर जाकर आपने क्या करना है, इसको फिल कर देना है किसके साथ, 15 के साथ। बात क्लियर होगी। 1 और 3 का मतलब क्या है, मैं ये पहले बता रहा हूं। 1 + 1 सेकेंड रो बनती है ये, क्यों, क्योंकि इंडेक्सेस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। इसका मतलब है 0 वाली आपकी फर्स्ट रो होगी, 1 वाली आपकी सेकेंड रो होगी, लिहाजा 1 किसको कह रहा है, सेकेंड रो को। 3 कॉलम का बता रहा है, इसका मतलब है 3 का मतलब है 0 जो सी है फर्स्ट कॉलम, 1 जो सा है सेकंड कॉलम, 2 जो सा है थर्ड कॉलम। ये जो 3 की वैल्यू है ये बेसिकली किसको देख रही है, फोर्थ कॉलम को। और फोर्थ कॉलम यानी कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम के अंदर जाकर या 1 और 3 इंडेक्स के अंदर जाकर आपने वैल्यू क्या फिल करनी है, 15। ये वैल्यू 15 आपकी क्या हो जाएगी, इस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब दूसरी क्या है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है, सी आउट। क्या कहता है, द वैल्यू इज, कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, k of 1 3, यानी कि मैंने ऊपर स्टोर किया, अब मैं इसी वैल्यू को जब एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, द वैल्यू इज k of 1 3 पे क्या पड़ा होगा, 15, लिहाजा 15 डिस्प्ले कर देगा। बात क्लियर होगी यहां तक। यहां पे हमें पता चल गया कि जब भी हमने किसी एरे के एलिमेंट को फिल करना है तो हम क्या करेंगे, एरे नेम के साथ 2 इंडाइसेस देंगे। सेम इसी तरह जब एक्सेस करके उसकी वैल्यू कहीं यूज करनी है तो हम उसको एक्सेस करने के लिए भी एरे नेम के साथ 2 डिफरेंट इंडाइसेस देंगे। लिहाजा एक्सेस करें या फिल करें, दोनों केसेस के अंदर आपका क्या होगा, आपका एरे नेम के साथ आपका रो का इंडेक्स नंबर और कॉलम का इंडेक्स नंबर दोनों इस्तेमाल होंगे। बात क्लियर होगी। दोबारा बता रहा हूं, ये हमने क्या कहा है कि एक्सेस या फिल करना क्या है, आइडेंटिफायर नेम यानी कि एरे नेम के साथ 2 इंडेक्सेस का यूज होना है। एक इंडेक्स आपका किसके लिए इस्तेमाल होता है, रो के लिए, दूसरा किसके लिए होता है, कॉलम के लिए होता है, और दोनों आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे होते हैं। दोनों एग्जांपल्स आपकी समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक्सेस और फिलिंग के लिए डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं, और एग्जांपल्स क्या होंगे, बेसिकली वो प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो डिमांड क्या कर रहा है, फिर उसके अगेंस्ट उस प्रोग्राम को देखेंगे जो लिखा है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है 2 डायमेंशनल अरे में। ठीक हो गया, चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 1 क्या डिमांड कर रही है, कहती है प्रोग्राम दैट डिक्लेयर आर 2 डायमेंशनल अरे। पहली बात उसने क्या की है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने एक 2 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करना है, और वो डिक्लेयर करते हुए ये याद रखना है कि उसके अंदर 3 रोज और 4 कॉलम है। यानी कि जब भी एरे डिक्लेयर की जाती है 2 डायमेंशनल अरे तो उसमें रो साइज और कॉलम साइज पहले बताना होता है। लिहाजा उसने बता दिया कि 3 रोज हैविंग 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर क्या कहता है, कहता है इनिशियलाइज इट विद अ डेटा। उसको क्या करें, उसको वैल्यू असाइन करें उस पूरी की पूरी अरे को, और वो वैल्यूज क्या हैं, ये सामने आपके लिखी हुई हैं, 30 20 55 206 78 81 25 90 3 48 67 104। और कहता है इसके बाद एट द एंड आपने क्या करना है, एंड फाइंड देयर टोटल ऑफ द वैल्यूज। ये जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं इनका क्या करना है, टोटल करना है। देखिए अगर हम सिंपल वे में जा रहे होते, सिंपल वे में एरेज को इस्तेमाल ना करते तो हम क्या करते, एक वेरिएबल लेते सम, सम के अंदर इस पूरे वैल्यूज को प्लस 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 करके ऐड कर देते, मसला हल।
लेकिन उसने प्रोग्राम के अंदर डिमांड की है, और वो डिमांड क्या है कि आपने 2 डायमेंशनल एरेज बनानी है। उस एरे में 3 रोज और 4 कॉलम्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 12। अब उन 12 एलिमेंट्स के लिए उसने 12 डिफरेंट वैल्यूज आपको दे दी हैं, जो कि हमने पढ़ी हैं 30 से लेकर 104 तक। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कॉमा से सेपरेट हुई हैं, और कहते हैं इसको इसमें स्टोर करने के बाद फिर आपने यूजिंग एरेज ही इन वैल्यू को एक्सेस करना है और इनका टोटल करना है। ये सबसे मेन काम है। अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, हुआ क्या है, 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हर रो के अंदर 4 हैं वैल्यूज, लिहाजा मैंने क्या किया, 1 2 और ये 3 रो को 4 वैल्यूज में डिवाइड कर। बात क्लियर होगी। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक सिंगल सेट की फॉर्म में आपकी वैल्यूज आ जाएं या इकट्ठी एक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है कि एक रो की पहले वैल्यू कंप्लीट करनी है, फिर सेकंड रो की वैल्यू कंप्लीट करनी है, और फिर थर्ड रो की वैल्यू। फर्स्ट रो में भी 4 है, सेकंड में भी 4 है, थर्ड में भी 4 है, लिहाजा 4 की डिवीजन आपने कर। अब आते हैं उसकी तरफ, प्रोग्राम की तरफ। क्या कहता है, सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h। iostream को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इसके कुछ फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे, कोनियो को भी इसलिए इस्तेमाल करेंगे इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलते हैं। वॉइड मेन, वॉइड मेन हमने कहा था कि किसी भी प्रोग्राम का एसेंशियल पार्ट है, जरूरी हिस्सा है। क्यों, आपकी वर्किंग, आपकी एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम की होती है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, आपके मेन फंक्शन से, लिहाजा मेन जरूरी है। मेन से स्टार्ट हुआ है तो हमने क्या किया, जरा गौर कीजिएगा। एक, मैं जरा रिवर्स ऑर्डर में चलो, एक तो एरे थी के नाम दिया, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, और उसको क्या किया, ये सारी वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। असाइन की किया है, एक बड़े सेट के अंदर छोटे छोटे सेट बनाकर हर सेट के अंदर 4 वैल्यूज कर दिए। क्यों, ये रो 1 के लिए, ये रो 2 के लिए, ये रो 3 के लिए, यानी कि अगर इंडेक्स वाली जाए वाइज जाए तो ये रो 0 के लिए, ये रो 1 के लिए और ये रो 2 के लिए। ये आगे हम वक्त के साथ साथ देखें। हमने कैलकुलेट क्या करना था, टोटल, लिहाजा टोटल को हमने 0 कर इक्वल कर दिया। आपने लूप के अंदर सम के प्रोग्राम देखे थे, हमने कहा था सम को हम किससे इनिशियलाइज करवाते हैं, 0 से। उसकी वजह क्या थी कि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसको किसी भी वैल्यू में ऐड कर दिया जाए तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। देन आप गौर करें, आई और जे, हम अभी लास्ट बोर्ड पे पढ़ के आए हैं कि आपका जो एक्सेस करना है या फिल करना है वो किसके जरिए होता है, नेस्टेड लूप के जरिए। नेस्टेड लूप का मतलब है कि आपके 2 लूप इस्तेमाल होंगे, और 2 लूप का मतलब है 2 लूप कंट्रोल वेरिएबल भी होंगे। एक को हमने नाम दे दिया आई का, दूसरे को नाम क्या दे दिया, जे का। ये दोनों आपके कौन से हैं, इंटीजर टाइप हैं, जो कि इंडेक्स कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। अगर रो है तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, लेस देन 3 तक चलेगा, और अगर कॉलम्स है तो लेस देन 4 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि 0 से 2 तक 3 रोज बन जाती हैं, 0 से 3 तक 4 कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं, फॉर का लूप स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने कहा था आउटर लूप आपका किसके लिए होता है, रो के लिए, लिहाजा यहां पर आई 0 से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन 3, क्योंकि कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जानी है, 3 तक। अब मैक्सिमम का मतलब यहां पे है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, लेकिन अगर 3 रोज हैं तो इसका मतलब है रोज के इंडेक्सेस क्या बनेंगे, 0 1 2, ये 3 बन जाते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4, लिहाजा 0 1 2 3 तक जाएंगे, ये 4 कॉलम बन जाते हैं। 4 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। 0 लेस देन 3 आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब है जब एक रो कंप्लीट हो जाए तो हमने कहां पे जाना है, सेकंड रो की तरफ जाना। 4 जे इक्वल टू 0, जे कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से लेस देन 4 तक, हर दफा इसमें भी क्या होना है, इंक्रीज होना। और यहां पर स्टेटमेंट क्या आ रही है, टोटल कैलकुलेट होता है। कहता है जो टोटल की वैल्यू है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि आई और जे वाली जो जो वैल्यू आती जाएंगी, ऑटोमेटिकली यहां से वो वैल्यू पिक करता जाएगा, और जब उन वैल्यू को पिक करता जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएंगी, वो टोटल के अंदर ऐड होती जाएंगी, और स्टोर भी कहां होंगी, टोटल में। और जब ये सारे के सारे रोज और कॉलम्स एक्सेस हो चुके होंगे तो आपका टोटल भी आपका साथ साथ कैलकुलेट होता जाएगा। और जब टोटल कंप्लीट कैलकुलेट हो जाएगा तो याद रखिएगा
लूप टर्मिनेट होने के बाद जब टोटल पे आएगा तो फिर टोटल की जो वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर। अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल में लेके चलूंगा। आज वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो सी है बहुत ज्यादा मुश्किल है, जगह काम है। ये देखिए, ये हमारी कौन सी रो है, 0, ये कौन सी है 1, और ये कौन सी है आपकी 2। ये कौन सा इंडेक्स है 0 1 2 3, ये भी कौन सा है 0 1 2 3, ये कौन सा है 0 1 2 3। बात क्लियर होगी यहां तक? हमने क्या कहा था, जो भी इंडेक्स आएगा वो रो का पहले आएगा, कॉलम का बाद में आएगा। लिहाजा यहां पे देख लें, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। यहां तक सारे वेरिएबल्स काम इसी तरह करेंगे कि ये मेमोरी में जगह बना लेंगे। इसी तरह मेमोरी के अंदर 00 लोकेशन पे 30 आ जाएगा, 01 पे 20, 02 पे 55, 03 पे 206, इसी तरह 1011 1213 202 12 223 पे डिफरेंट जो सी वैल्यूज एक अरेंज हुई हुई है एज इट इज ऐसे आएंगी। बात क्लियर होगी? ये वैल्यूज एज इट इज, एक फिजिकल जो पॉइंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर कि जी फिजिकली मेमोरी में किस तरह अरेंज होती है, या लॉजिकली एक ग्रिड की फॉर्म में होती हैं, आप उस तरह भी कर लें तब भी कोई मसला नहीं है समझने के लिए। कहता सबसे पहली बात क्या होगी, अब यहां पर मैं आई और जे दो वेरिएबल बना रहा हूं, आई जे, और फिर इसके बाद जरा गौर कीजिएगा, एक वेरिएबल बना रहा हूं टोटल का। यहां तक बात क्लियर? क्योंकि जब मेमोरी में हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये तो 0001 ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी। इसके अलावा 3 वेरिएबल और हैं जो कि मेमोरी के अंदर आएंगे। बात क्लियर हुई? ये बेसिकली मेमोरी का काम हो रहा है। सबसे पहले कहां आएंगे, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद आई इक्वल टू 0, यहां पे आए आई इक्वल टू 0। गौर कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 3 कंडीशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू के केस में क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप में आएगा। बॉडी ऑफ द लूप के अंदर अगेन क्या है, एक लूप है जो कि नेस्ट हुआ हुआ है, लिहाजा वो कहां पे चला जाएगा, फॉर के लूप के ऊपर। यहां पर क्या होगा, जे की वैल्यू होगी जी 0। जरा साथ साथ देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पे मिस किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जे की वैल्यू क्या है, 0। अब यहां पे कहेगा 0 लेस देन 4 बताएंगे, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब यहां पे है टोटल इक्वल टू टोटल, टोटल की वैल्यू अभी तक क्या है, फर्स्ट टाइम 0 थी, ये जो आई थी 0 प्लस के ऑफ के की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0, 0 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, अब देखें रो 0 कॉलम 0 क्या पड़ा हुआ है 30 30 प्लस 0 क्या बनेगा 30, स्टोर कहां होगा टोटल के अंदर, लिहाजा प्रीवियस वैल्यू यहां से रिमूव होके क्या स्टोर हो जाएगा 30। अब क्या होगा जरा गौर कीजिएगा, ये लूप की एक ही स्टेटमेंट है, इसके इंक्रीमेंट पे आ जाएगा। जैसे ही इसके इंक्रीमेंट पे आया अब क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसे रिमूव करके क्या बन जाएगी 1। क्लियर? 1 आया, यहां से लूप अगेन यहां पर 1 लेस देन 4 कंडीशन अगेन ट्रू, फिर टोटल की वैल्यू होगी, टोटल की वैल्यू अब क्या है 30 पड़ी हुई है, और के ऑफ 0 1, अब कहां पे चलेगी 0 रो 1, ये क्या आएगा 20, 30 प्लस 20 क्या हुआ 50, इसका मतलब है न्यू वैल्यू क्या होगी आपकी 50। यहां से ऑनवर्ड चला अगेन, जे की वैल्यू क्या हुई 2, यहां पे चेक किया 2 लेस देन 4 कंडीशन क्या है ट्रू, जैसे 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुई यहां पर आई, टोटल की वैल्यू अब लेटेस्ट क्या पड़ी हुई है 50, और यहां पे क्या है 02 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 55, यहां पे जरा गौर कीजिएगा 50 और 55 टोटल क्या बनता है, याद रखिएगा 105, नई वैल्यू स्टोर हो चुकी है किसके अंदर टोटल के। फिर मूव किया, यहां से जे की वैल्यू क्या होगी 3,
जे की वैल्यू जैसे 3 हुई कहां पे चले गए, कंडीशन पे। 3 लेस देन 4 कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू पे क्या हुआ, चेक करेगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा जो इसकी बॉडी की स्टेटमेंट है। टोटल की वैल्यू है 105 और 03 यानी कि अब वैल्यू 3 हो चुकी है। 03 पे के ऑफ 03 पे क्या पड़ा हुआ है, 206। बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे 200 और 100 के साथ होता है 300 और 5 और 6 11, लिहाजा यहां पर नई वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 311। अब इससे आगे चलें, ये क्या वैल्यू हुई, 4। अब उसने कंडीशन देखी 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर सुन समझिएगा। 4 लेस देन 4 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ये बॉडी में नहीं जाएगा, बाहर देखेगा कि यार लूप की एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन मैं तो खुद किसी से नेक्स्ट हुआ हूं, लिहाजा यहां से जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कहां पे आ गया, आई प्लस प्लस पे। अब जरा गौर करें, आई प्लस प्लस पे आया तो 1 वैल्यू होगी, 0 से 1। दोबारा यहां पे आए 1 लेस देन 3 कंडीशन क्या है, ट्रू। जब दोबारा जे इक्वल टू 0 पे आए ना, तो ये अब वैल्यू दोबारा क्या हो चुकी है, 0। इसका मतलब है आउटर की हर एक वैल्यू के लिए, आउटर की हर एक वैल्यू के लिए इनर की 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, और इसी तरह आपका टोटल भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जब हम इन तमाम की तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, एंड रिजल्ट जो आएगा ना, वो मैं बता रहा हूं कि वो आएगा 807। 807 ये सारी वैल्यूज ऐड करके। तो कहता है ये लूप टर्मिनेट होने के बाद यहां पर आएगा, तो आपको आउटपुट पे लिखा हुआ जो नजर आएगा वो क्या होगा, टोटल इक्वल, टोटल की वैल्यू क्या है, 807। एंडल की वजह से कर्सर नीचे आएगा और गेट सी एच की वजह से यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक होगी। एक दफा फिर देखते हैं जरा इसी प्रोग्राम को। हमारे पास आई जे लूप के लिए वेरिएबल था, टोटल सम करने के लिए था, के ऑफ 3 4 एक एरे थी जिनकी ये सारी की सारी वैल्यू थी। मैं पहले बता चुका हूं कि ये फर्स्ट रो यानी कि 0 इंडेक्स की रो, ये सेकंड रो जो कि 1 इंडेक्स की रो, ये थर्ड रो जो कि 2 इंडेक्स की रो के साथ चलते हैं। हर कॉलम का अपना एक इंडेक्स है। इसका मतलब है इस वैल्यू का इंडेक्स 0 0, दूसरी वैल्यू का इंडेक्स 0 1 0 2 0 3, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3, ये सारे के सारे इंडेक्सेस हैं। और क्या होता है, कहते हैं जब लूप पे आता है तो लूप 1 बाय 1 हर वैल्यू को ट्रेवर्स कर है। ट्रेवर्स करने का मतलब है एक्सेस कर। जब हर वैल्यू को एक्सेस करता है, पहले एक रो की चारों वैल्यू को एक्सेस करके ऐड किया, फिर दूसरी रो पे गया उसकी चारों वैल्यू को एक्सेस किया, फिर तीसरी रो पे गया उसकी चारों वैल्यू को एक्सेस किया, और जैसे जैसे एक्सेस करता गया उन वैल्यूज को आपस में क्या करता गया, ऐड करता गया। ठीक है, जब वैल्यूज ऐड होती गई तो याद रखें जब सारी की सारी वैल्यू ऐड होगी तो टोटल क्या बन चुका था, 807। और फिर उसके बाद जब लूप से टर्मिनेट हुआ, बाहर आया, याद रखिएगा हमेशा आउटर लूप से बाहर आता है जो नेस्टेड लूप है। इनर लूप से जब टर्मिनेट करता है तो कहां पे आता है, आउटर पे। और जब आउटर से बाहर आता है तो फिर उसके बाद में आने वाली लूप के बाद में आने वाली स्टेटमेंट्स जो सी होती हैं उनको क्या करता है, वो आगे चलाता है। जैसे कि यहाँ पे टोटल था, टोटल इक्वल टोटल वेरिएबल, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। एंडल की वजह से कर्सर नेक्स्ट पे गया और गेट सी एच की वजह से वो कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है ये एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, घर जाके बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ आ सके। और इस प्रोग्राम को अगर 1 बाय 1 जिस तरह ये मैंने ड्राई रन दे के किया है इस तरह करेंगे तो आपकी प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी और आप बेहतर प्रोग्रामर बनेंगे। और ऑब्वियसली जितने अच्छे प्रोग्रामर होंगे, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब्स, आपके सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी आपके वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हल होते जाएंगे। बात क्लियर होगी यहाँ तक? गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और सेकंड एग्जांपल्स को जो उनसे डिस्कस करते हैं। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल जो कि 2 डायमेंशनल अरे से रिलेटेड ही है, लेकिन ये एज कंपेयर टू प्रीवियस वन अ लिटिल बिट इजी। कहता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। कहता प्रोग्राम विल मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय 2। कहता है जो एरे के तमाम एलिमेंट्स हैं वो किससे मल्टीप्लाई होने चाहिए? 2 से। यानी कि मल्टीप्लाई कर दें 2 से और जो भी आंसर आए, लेकिन उससे पहले वो कहता क्या है, जो एरे है उसके अंदर 3 रोज और 4 कॉलम्स। जो 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने बनते हैं? 3 इंटू 4 12। हर एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। और फिर डिस्प्ले करना है, कहता है एंड डिस्प्ले इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। यानी कि फिर डिस्प्ले इस तरह करना है कि रो वाली वैल्यूज रो में नजर आए और कॉलम वाली आपको कॉलम में नजर आए। रो वाली आपको रो में नजर आए, कॉलम वाली आपको कॉलम में नजर आए। उसके बाद क्या बात करता है? कहता है द अरे इज इनिशियलाइज्ड टू डेटा वैल्यू फ्रॉम 1 to 12। अब उसने साथ एक ओपन आपको ऑप्शन दे दी है। कहता है इनिशियलाइज करें अरे को, वैल्यूज कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। मैंने बड़ा सिंपल सा हल ये निकाला, मैंने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चार चार वैल्यूज का एक सेट बना के वर्किंग कर ली। क्योंकि हर रो के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 4, क्योंकि उसके अंदर कॉलम क्या है? 4। अब यहां पे देखें जरा, आई और जे अगेन वो लूप के वेरिएबल है। 3 और 4, के 3 और 4 ये बेसिकली एरे का साइज बता रहे हैं। और साथ में ही हमने क्या किया? वैल्यूज के इनिशियलाइज कर लिया। जरा गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 ये रो 0 है, 5 6 7 8 ये रो 1 है, 9 10 11 12 ये क्या है? रो 2 है। 1 2 3 4 कॉलम के अंदर 0 1 2 3 है, 5 6 7 8 कॉलम के अंदर 0 1 2 3 है, 9 10 11 12 ये भी कॉलम के अंदर 0 1 2 3 है। यानी कि अगेन अगर इसे करूं, 0 रो 1 रो 2 रो, इनके साथ आर आर लिख रहा हूं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और ऊपर क्या लिख रहा हूं? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। यहां तक बात क्लियर होगी कि यहां पर क्या हो रहा है? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 दीज आर द इंडेक्सेस फॉर द कॉलम। सेकंड इंडेक्स जो कि इस्तेमाल होता है। अब आए जी लूप्स की तरफ। एग्जैक्टली, क्योंकि नेस्टेड लूप है, हमने सिर्फ क्या करना है? हर वैल्यू को एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करना है। लेकिन कब? जब वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए। आई को कहां से स्टार्ट किया? 0 से। जे को आई को लेस देन किया है 3, क्योंकि कॉलम मैक्सिमम कहां तक जाएंगे? 3 कॉलम्स होंगे, 0 से स्टार्ट होकर 2 तक, हर दफा इंक्रीमेंट 1 का। जरा देखें, अब मैंने कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल किए हैं, लास्ट प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं की थी। क्यों? उसकी वजह भी आगे आई। कहता है फॉर J0 J लेस देन 4 J प्लस प्लस। ये एज इट इज उसी तरह का लूप है जो कि लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं, क्या करना है? कहते हैं जब एक्सेस करेंगे तो क्या करेंगे? वैल्यू आई और जे लूप बेसिकली इससे चल रहे हैं कि हर वैल्यू को एक्सेस कर सके। और जब हर वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे तो क्या करना है? ये सबसे मेन थीम है। अब यहां पर आते हैं, कहता है फर्स्ट टाइम क्या होगा? 0 वाली रो चलेगी, कॉलम क्या बनेगा? 0 1 2 3। समझ आ रही है बात? यानी कि ये वाली 4 वैल्यू सबसे पहले आएंगी। ठीक है, अब पहली लाइन को चला के पूरा देखेंगे और फिर आगे जो है बाकी लाइंस को देखेंगे किस तरह वर्किंग करती है। आई की वैल्यू क्या है? 0 0 लेस देन 3। कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू होने पे हम कहाँ आ गए? इस लूप के ऊपर। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन। ये साथ में मैं लिख देता हूं, किस केस में आए हैं? ट्रू के केस में। जैसे ही जे की बात आई तो जे की वैल्यू क्या थी? 0 0 लेस देन 4 कंडीशन, यहां पर भी क्या होगी? ट्रू। इनर साइड इसकी क्या स्टेटमेंट है? याद रखें, अगर लूप के बाद कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल ना की जाएं तो याद रखिएगा उसके साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट ही कंसीडर होती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होती।
लिहाजा सी आउट की स्टेटमेंट सिर्फ इनर लूप के साथ है, इसीलिए उसे रेड से किया ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो। अब क्या होगा, आउटपुट स्टेटमेंट है, मैं यहां पे आउटपुट बनाने की बात करता हूं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब जरा गौर कीजिएगा, करता क्या है, सी आउट में सबसे पहला काम क्या है, सेट विड्थ। सेट विड्थ का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कह रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। यहां तक बात क्लियर। अब कहते हैं के ऑफ आई जे, आई की वैल्यू क्या थी 0, जे की वैल्यू क्या है 0, यानी के ऑफ 0 0। फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मैं देखूं ये रिप्रेजेंट कर रही है आर को, ये किसको कर रही है, कॉलम को। फर्स्ट रोज 0 पे क्या है, ये वाली रो है, इंडेक्स के क्या है 0, ये क्या है 1। वैल्यू इस पूरे की वैल्यू क्या बनी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2, लिहाजा 2 डिस्प्ले करेगा। बट मेक श्योर, क्योंकि हमने कहा था सेट डब्ल्यू जोन्स है, जो सेट विड्थ का आपका फंक्शन है, वो हमेशा आउटपुट को राइट अलाइंड करता है, राइट अलाइंड, यानी कि राइट साइड पे आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, वो क्या है 2। बात क्लियर। यहां से इस स्टेटमेंट से दोबारा कहां पे आएंगे, यहां पर जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, पहले क्या थी 0, अब क्या हो जाएगी 1। यहां पर अगेन क्या आएगा 1 लेस देन द 4, कंडीशन अगेन ट्रू। यहां पे आया अगेन सेट डब्ल्यू किया, कितनी कॉलम्स बनाएगा 1 2 3 4 5, और फिर देखेगा के ऑफ आर सी, आर की वैल्यू तो 0 ही है, कॉलम की वैल्यू आपकी 1 हो चुकी है, 0 1 पे क्या वैल्यू पड़ी है 2, 2 इंटू 2 4, 4 डिस्प्ले कर देगा। यहां तक बात क्लियर। फिर आएगा इंक्रीज होके क्या हो जाएगी 2, यहां पे भी क्या हो जाएगी 2, 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। सेट डब्ल्यू पे आया 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स उसने होल्ड किए, किस लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। अब 0 2 पे मूव कर गया, 0 2 पे क्या पड़ा हुआ है 3, 3 इंटू 2 6, 6 आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आर प्लस जे प्लस प्लस पे गया, जे प्लस प्लस पे जाके वैल्यू को 3 किया, 3 लेस देन 4, कंडीशन क्या है ट्रू है। ट्रू होने पे क्या होगा, अगेन सेट विड्थ होगी, सेट विड्थ में आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम फिक्स हुए। फिर के ऑफ आर सी या आई जी में 0 और 3, क्योंकि आई की वैल्यू अभी तक स्टिल 0 है, जे की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, वो 3 होगी। 0 और 3, 0 3 पे वैल्यू पड़ी थी 4, 4 इंटू 2 क्या बनेगा 8, 8 यहाँ पे आके क्या हो गया डिस्प्ले। अब जरा गौर करें, दोबारा यहां पे गया, जे की वैल्यू क्या हुई 4, 4 लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये मैं फॉल्स के लिए लगा रहा हूं। बात क्लियर हुई। फॉल्स होने के केस में क्या है, सी आउट एंड एल, एंड एल का मतलब है यहां पे लाइन एंड कर दें, और जैसे लाइन एंड होगी आपका कर्सर कहां आ जाएगा नेक्स्ट लाइन, और यहां से कर्सर फिर कहां पे जाएगा, ये मैं थोड़ा सा लंबा एरो लगाने लगा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आई प्लस प्लस पे ठीक हो गया, एंड एल से कहां पे गया आई प्लस प्लस पे। आई की पहले वैल्यू क्या थी 0, अब क्या हो जाएगी 1। अब वो वाला काम शुरू हो जाएगा, पहले 0 के साथ 0 1 2 3 था, 1 के साथ चलेगा, फिर 2 के साथ चलेगा, और आपको आउटपुट एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में नजर आएगी, यानी कि 5 6 7 8 का क्या बनेगा, 5 क्या बनेगा 10, 6 का बनेगा 12, 7 का बनेगा 14, 8 का बनेगा 16। यहां तक बात क्लियर। सेम फिर एंडल होके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो आपको नजर आएगा 18, 20, 22, 24, और इस तरह आपको आउटपुट के ऊपर आउटपुट बनी हुई नजर आएगी। दोबारा देख लेते हैं इसको एक दफा, जरा गौर कीजिएगा। आई जे लूप वेरिएबल है, के 3 4 हमने 3 रोज और 4 कॉलम्स के साथ ये इनिशियलाइज करवा दी। 2 लूप के जरिए, नेस्टेड लूप के जरिए हमने क्या किया, हर सिंगल एलिमेंट को एक्सेस किया, सेट विड्थ की, और जो वैल्यू आती थी हर एलिमेंट की उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। होता क्या है, जब भी पहली लाइन कंप्लीट होती है तो एंडल होता है, और फिर दूसरी लाइन पे हम मूव करते हैं, ऑटोमेटिकली ये दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी,
जब तक आपके एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं होते ये लूप क्या करते रहेंगे, आपके एग्जीक्यूट होते रहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी? गुड। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।